Welcome dear students. Today we are going to start engineering mechanics and it is very important subject for engineering purpose. Apart from this one, this subject is very important also in our practical daily life. अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, साउथ में मंदिर देखे होंगे, इवन कुछ ऐसे मंदिर भी देखे होंगे जिनके पिलर्स जो होते हैं वो हवा में ही रहते हैं, मशहूर हैं वो सारे टेम्पल्स। और उनका जो मैकेनिज्म, उनका जो ढांचा तैयार किया गया है, जैसे हम ताजमहल का जो गुंबद होता है उसका ढांचा देखें तो वो भी इसी मैकेनिक्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स इज the basic definition of mechanics is the science which predict the state of rest and motion of a body under influence of forces. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने ब्रिजेस देखे होंगे, है ना? जब वो नए बनते हैं ब्रिजेस तब उनकी शेप कुछ अलग होती है, या कोई भी बीम होती है स्टार्टिंग में उसे हम स्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद हम देखते हैं उसका ढांचा कुछ इस तरीके से हो जाता है। स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, बाद में ये हो गई। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन्हीं प्रॉब्लम से डील करेगा। कुछ ऐसी ही सिचुएशंस को यहाँ पर हम देखेंगे और इनको कैलकुलेट भी करेंगे कि फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके जो भी चेंज होता है बॉडी के अंदर उसे ही हम मैकेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, हमने यहाँ पर बॉडी के बारे में बात की। सो व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी? बॉडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जिसमें इनर्शिया हो वो बॉडी होती है। सो यहां हम बोल सकते हैं एनीथिंग हैव इनर्शिया इज कॉल्ड बॉडी। अब कुछ सोच रहे होंगे कि इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि छोटी क्लासेस में पढ़ा तो था। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता था उसे हम इनर्शियल लॉ भी बोला करते थे, लेकिन ये होता क्या है? तो इनर्शिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डेफिनेशन। द साइंस विच प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस, दैट्स कॉल्ड मैकेनिक्स। और ये जो बॉडी है ये पर्टिकुलर बॉडी होगी क्या जिसमें इनर्शिया होगा। अब इनर्शिया क्या होता है वो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखते हैं। So inertia means it is the property, या इसको लिखने से पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक पेंडुलम मैंने लिया, ठीक है, ये अभी रेस्ट पर है, ठीक है, ये पेंडुलम हमने लिया, ये अभी रेस्ट पर है और ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लग जाए एक्सटर्नली। मान लो मैंने एक छोटा सा फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया, तो जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आया होगा। तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे, जो इसके अंदर का जो मास था, आई एम टॉकिंग अबाउट मास, जो इसके अंदर का मास था, पहले वो क्या चाहता था कि मैं रेस्ट पर ही हूँ। ये बहुत आलसी है, ये चाहता है कि मैं पहले रेस्ट पर ही रहूँ और मुझे कोई हिलाने वाला ना आए। तो इसकी इच्छा ये रही कि मैं रेस्ट पर ही रहूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कोई भी फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया ये रेस्ट पर नहीं रह पाया, इसे मजबूरन आगे चलना पड़ा। अब जैसे ही आगे चल जाता है ये मोशन में आ जाता है, तो अब ये वापस जब अपनी पोजीशन पर आएगा तो अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि अब इसकी इच्छा क्या होगी कि मैं मोशन में ही रहना चाहता हूँ कंटिन्यू। तो ये हमें अपोज कर रहा है। जब हम चाहते हैं रेस्ट पर हो तब ये रेस्ट पर नहीं आता, और जब हम चाहते हैं कि मोशन में हो तो ये मोशन में नहीं आता। इसका मतलब इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोला जाता है, या अपोज करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द प्रॉपर्टी
इट इज द प्रॉपर्टी बाय virtue, it is the property by virtue of its body resist, जो कि यहां पर हुआ, body resist its change in state। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, लेकिन हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो रेस्ट से मोशन में आ गई। लेकिन इसमें इनर्शिया नाराज हो गया, क्योंकि इनर्शिया क्या चाहता था कि मैं यहीं पर हूं, ये जो बॉडी है ये अपनी ही पोजीशन पर टिकी रहना चाहती थी, चेंज नहीं लाना चाहती थी। जो चेंज ना लाने की प्रॉपर्टी है उसे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। और एक बार ये मोशन में आ गई तो फिर ये मोशन में ही रहना चाहती थी, फिर ये रुकी भी नहीं जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अगेन इनर्शिया। तो कोई भी स्टेट हो मेरा, चाहे वो रेस्ट पर हो, तो रेस्ट से मोशन में जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो उस प्रॉपर्टी को, जो रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी थी जो इस मोशन को अपोज कर रही थी, उसी को इनर्शिया बोला। और अगर बॉडी अगर मोशन में आ जाए तो मोशन से अगर मुझे रेस्ट में जाना है तो इस रेस्ट को अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी होगी उसे इनर्शिया बोलेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बचपन में 9th क्लास में हमने इसे पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था कि कोई भी बस होती है, वो अगर मूव करती है और उससे कोई भी ट्रैवलर जंप कर देता है चलती बस से, तो थोड़ी दूर आगे तक भागता था। वो क्यों भागता था? क्योंकि वो इनर्शिया से पंगा नहीं लेना चाहता, वो इनर्शिया के अकॉर्डिंग चलना चाहता है कि ताकि मुझे जर्क एक्शन कम लगे। इसलिए वो थोड़ी दूर तक चेंजेस को धीरे धीरे लाता है, चेंज को एकदम से नहीं लाया अपनी बॉडी में, क्योंकि जब तक बॉडी बस के अंदर थी वो बस की स्पीड से आगे मूव कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो बस से डिटैच होती है, बस से जंप करती है, तो वो वेलोसिटी जो होगी उसकी, या जो स्पीड होगी, उसमें चेंज आएगा, और उस चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? इनर्शिया। सो एक इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। तो इनर्शिया किस पर लगा? बॉडी पर। और बॉडी के अंदर मैंने अभी बात की थी मास की। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, मास और वेट, जो हम लिया करते थे, क्योंकि अब मैं फोर्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अगर मैं यहां पर एक पर्टिकुलर बॉडी ले लूं, इट इज बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स का अपना एक मास होगा, इन पार्टिकल्स का अपना एक मास होगा। दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय m। और फोर्स का सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता था। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी मास को गति दे दी जाए, मतलब उसे एक्सेलरेट करा दिया जाए, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। किसी भी मास में अगर एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो वो फोर्स बन जाता है। दैट मीन्स इस मास में अगर एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो एक तरीके का फोर्स बन जाएगा। जैसा कि हमने यहां पर देखा, किसी भी चीज को एक्सेलरेट करा दो तो फोर्स के थ्रू ही एक्सेलरेट हुई। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल्स थे और ये अर्थ पर हैं, तो यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स मास के अंदर हमने एक्सेलरेशन दे दिया, मास को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया। जैसे हमने मास को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया, इट विल बिकम mg, जो कि क्या होता है? वेट फोर्स। इसी को हम वेट फोर्स बोलते हैं। सो इन पर जब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगी तो इसी को हम वेट फोर्स बोलते हैं। तो यही मास वेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास पर जब तक एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तब तक हम उसे वेट नहीं बोल सकते, और अगर मास पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता तो वो क्या रहता है? ओनली द स्केलर क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड मास। और अगर मास पर एक्सेलरेशन लग जाए तो यही वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, बिकॉज डायरेक्शन इसे मिल चुकी है नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये एक फर्क होता है मास और वेट का। अब मैं बॉडी की बात कर रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी। सो यहां पर हम बॉडी दो टाइप की देखेंगे। पहली जो बॉडी होती है वो रिजिड बॉडी होगी, और जो सेकेंड बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी।
एक रिजिड बॉडी और दूसरी डिफॉर्मेबल बॉडी। सो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी बॉडी जिस पर अगर मैं कोई भी फोर्स अप्लाई करूं तो वो डिफॉर्म ना हो, वो कंप्रेस ना हो, वो अपनी शेप को चेंज ना करे। तो एक ऐसी बॉडी जो फोर्स लगाने पर चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड रिजिड। दैट मीन्स it is not get deformed, it is not get deformed after applying forces, after applying forces is called rigid body। और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं वो इस रिजिड बॉडी को ही डील करेगा। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सारा का सारा हमारा इस रिजिड बॉडी में ही लगना है। अभी एग्जांपल दूंगा मैं इसके अभी आगे चल के, बस इंट्रोडक्शन पार्ट अभी चल रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफॉर्मेबल बॉडी। सो डिफॉर्मेबल बॉडी में भी दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है सॉलिड से रिलेटेड और दूसरा टाइप यहीं पर होता है सॉलिड के बाद फ्लूइड से रिलेटेड। फ्लूइड भी डिफॉर्म होता है। तो सॉलिड के अंदर जो हम ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा सब्जेक्ट होता है अलग से, और इसी में फिर सॉलिड्स में ही थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी के बाद फिर थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी आ जाता है इसी पार्ट में। तो ये सब हमारे अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें से हमारी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ब्रांच है वो कहाँ पर है, रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर पर है। और अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड के अंदर क्या क्या पार्ट आएगा डिफॉर्मेशन में? एक आएगा आइडियल फ्लूइड, दूसरा आएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और तीसरा पार्ट जो आएगा यहां वो आएगा हमारा विस्कस। ये सब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो एफएम के अंदर हम बहुत सारे फ्लूइड पढ़ते थे, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड तो सारे ही पढ़ लेते हैं, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसमें। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आपने पढ़ा होगा भिंगम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट फ्लूइड, केचप, टूथपेस्ट और चॉकलेट के भी एग्जाम्पल हमारे इसी में ही आ जाते हैं। रियोपैक्टिक फ्लूइड भी पढ़ा था। तो रियोलॉजी, इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही डीपली जाना होगा। सो अभी हम सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक आते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें रिजिड बॉडी से डील करना है। सो इतना पार्ट होने के बाद बात आती है फोर्सेस की, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिजिड बॉडी के अंदर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर ये डिफॉर्म नहीं हुई। इसका मतलब ये डिफॉर्म नहीं होगी, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर तो लगेगा। मान लो मैंने यहाँ पर ये फोर्स हटा दिया, सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉल पर, तो ये बॉल अगर डिफॉर्म नहीं होती कोई बात नहीं, लेकिन इसमें मोशन तो होगा, ये आगे की साइड तो बढ़ेगी। तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट, जिसके बारे में अब हम फोर्स के थ्रू पढ़ेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फोर्सेस के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से फोर्स यहाँ अप्लाई होंगे, क्या इफेक्ट होगा फोर्सेस का। बट उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि फोर्स होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? जो फोर्स होता है ये किसी भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा, किसी भी बॉडी पर जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को लगाने के लिए या उस बॉडी के मोशन में चेंज के लिए सिर्फ एकमात्र फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो सिर्फ एकमात्र फोर्स ही यहाँ पर होगा जो इसे चेंज कर सकता है। अगर ये बॉडी मोशन में है तो सिर्फ एक फोर्स ही होगा जो इसे रिस्ट्रिक्ट करके रेस्ट पर ला सकता है। तो एक्सटर्नल इफेक्ट को या एक्सटर्नल फैक्टर को ये फोर्स कंट्रोल में रखता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो उसे मोशन में ले जाना है तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, और अगर कोई बॉडी मोशन में है और अगर उसे रेस्ट पर लाना है देन अगेन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल।
सो फोर्स कंट्रोल करता है इनके मोशन को, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी को। सो यहां फोर्सेस में ही अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करूं तो क्या होगा? लेट्स सपोज मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, इट इज आर y एक्सिस, it is our x axis and it is our z axis. So it is our x axis, then y axis and z axis. In the vector form we know that x axis is associated with I cap, this part is associated with j cap and this part is associated with k cap. कहीं एक पॉइंट मैंने 3D में लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ इस पॉइंट P पर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लगाना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। तो फोर्स एक x डायरेक्शन में मूव करेगा और एक फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा होगा और एक फोर्स मेरा z डायरेक्शन में लग रहा होगा। सो यहाँ पर फोर्स मेरा जो x डायरेक्शन में लगेगा उसे मैं Fx I कैप दे दूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो फोर्स मेरा y डायरेक्शन में लग रहा होगा Fy j कैप डायरेक्शन, एंड देन एक फोर्स जो मेरा z डायरेक्शन में लग रहा होगा Fz k कैप डायरेक्शन दे दी। अब नेट फोर्स मुझे निकालना है इन द वेक्टर फॉर्म। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस एडिशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन प्लस एडिशन ऑफ फोर्स इन जेड डायरेक्शन। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाउ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, according to the Newton's second law, F vector is equal to mass into acceleration vector. Acceleration is also a vector quantity, mass is a scalar quantity, so it is a vector quantity, then resultant part is also a vector quantity. So now if this all part will be a vector quantity, then magnitude of F vector will be in under root of Fx raised to power 2, Fy raised to power 2, Fz raised to power 2. Because we know that a vector, let's suppose एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, a vector is x I कैप y j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So according to this one part, this is the vector form, and here it is magnitude of force is fx square plus fy square plus fz square. So what about unit of forces? What about unit of forces? फोर्स क्या होता था? लेमन लैंग्वेज में किसी भी मास को एक्सेलरेट करा दिया जाए दैट इज कॉल्ड फोर्स. सो किसी भी मास को अगर एक्सेलरेट करा दिया जाए तो उसे ही हम फोर्स बोलते हैं. दैट मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट मीन्स व्हाट अबाउट यूनिट हियर? द यूनिट ऑफ मास इज kg and the unit of acceleration is meter per second square. So the standard unit of force is kg meter per second square according to this mathematical part. Now we are talking about the SI unit of force. SI unit of force. SI unit of force is called Newton. So 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. So this is the MKS system. If we want to calculate into the CGS system, then in the CGS system we are considering on the place of Newton is dyne. तो एक डाइन के अंदर कितने न्यूटन होते हैं we have to calculate. और कई बार एक आध नंबर में पार्ट आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. एक न्यूटन के अंदर इतना पार्ट. ये मेरा MKS सिस्टम है. This is our MKS system. So if we want to calculate into the CGS system, so CGS system के अंदर kg क्या हो जाएगा? ग्राम. मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर. सेकंड स्क्वायर सेम रहेगा. तो अगर मैं यहां पर निकालता हूं और ये पार्ट एक डाइन के इक्वल होता है. CGS सिस्टम में न्यूटन को हम डाइन बोलते हैं.
ये पार्ट एक डाइन के इक्वल होता है। तो मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहां पर अगर मुझे कितने ग्राम, किलोग्राम, या किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम हो गया। मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर हो गया। नाउ डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर एज इट इज हो गया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये ग्राम, ये सेंटीमीटर और ये सेकंड स्क्वायर, ये पार्ट बनता है। सो 3 0 और ये 2 0 कितने हो गए, 5 0। सो 10⁵ इनटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीधे सीधे तौर पे हमें क्या पता लगता है, 1 न्यूटन के अंदर कितने हो गए, 10⁵ डाइन हो गए। सो 1 न्यूटन के अंदर 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पार्ट बना। सो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो इस पार्ट को हम डाइन लिखेंगे। तो ये फिगर हमें याद रखनी है न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए। सो न्यूमेरिकली कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं, या फिर 1 डाइन के अंदर 10⁻⁻5 न्यूटन होंगे। ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो थी यूनिट की बात। अब फोर्स का एक इंटरेस्टिंग पार्ट हम देखते हैं कि हमने बात की थी यहां पर कि फोर्स एक्सटर्नली फैक्टर पर रिस्पॉन्सिबल होता है, या एक्सटर्नल फैक्टर को किस तरीके से वो कंट्रोल में रखता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई मैं एक ब्लॉक लूं, लेट सपोज ये मैंने एक सिलेंड्रिकल पार्ट ले लिया, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, और एकदम मिड में करता हूं। स्टार्टिंग में मैंने टारगेट बना रखा है और एकदम मिड में मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं मिड में एक फोर्स अप्लाई करता हूं, या लेट सपोज इस चौक पर ही मैं मिड में फोर्स अप्लाई करूंगा, तो सीधे सीधे ये ट्रांसलेशन मोशन में आ जाएगा, बिल्कुल सीधा बढ़ जाएगा ऊपर। तो फोर्स के अंदर एक तो ट्रांसलेशन मोशन होता है, इसको हम इफेक्ट बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन फोर्स की वजह से हुआ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला पार्ट हमने यहां पर देखा ट्रांसलेशन होगा। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन हुआ। अब इसी ब्लॉक को अभी मैंने मिड पॉइंट पर लगाया था, अब मैं मिड पॉइंट पे ना लगा के, अब मैं मिड पॉइंट पे ना लगा के मैं साइड में लगाऊंगा, यहां कहीं लगा देता हूं। अगर मैंने यहां पर फोर्स लगाया तो आप देखेंगे सिलेंडर रोटेट कर जाएगा। अभी ट्रांसलेशन प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करेगा, ये रोटेशन लेगा। तो जैसे ही यहां पे रोटेशन हुआ तो ये भी फोर्स की वजह से ही हुआ। तो अगला इफेक्ट जो होगा मेरा वो रोटेशन होता है। तो दैट मीन्स या तो ट्रांसलेशन या तो रोटेशन या फिर दोनों। तो फोर्स अफेक्ट क्या करता है, ट्रांसलेशन को और रोटेशन को। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये फोर्स को कैरेक्टराइज कैसे करेंगे। जब मैंने यहां पर फोर्स लिखा तो ये कैरेक्टराइज किन किन पार्टिकल से हुआ। फर्स्ट पार्ट, एक तो मैंने यहां पर पॉइंट देखा कि मैं मिड पॉइंट पे लगाना चाहता हूं या साइड पे लगाना चाहता हूं। मिड पॉइंट पे अलग बिहेवियर, साइड में किया तो अलग बिहेवियर। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पर फोर्स लगना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा पार्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बाद ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कितना लगाएं। ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा होगा, कम लगाएंगे तो कम होगा। सो यह मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड के बाद लास्ट वन, डायरेक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि नीचे थोड़ी ना लगा देंगे, नीचे तो फिर कुछ इंपैक्ट होगा ही नहीं। अगर इस एरो को मैं नीचे लगा देता तो फिर कुछ फोर्स का असर ही नहीं होना था। तो दैट मीन्स डायरेक्शन भी जरूरी है, किस पर लगा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट, डायरेक्शन। तो 3 पार्ट हो गए। तो ये फोर्स का पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है।
तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं मैकेनिक्स पर कि मैकेनिक्स कितने टाइप की होती है। मैकेनिक्स कितने टाइप की होती है। मैकेनिक्स, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स दो टाइप की होगी यहां। पहले हम मैकेनिक्स को लेते हैं स्टैटिक में, स्टैटिक मैकेनिक्स ब्रांचेस हो गई, और दूसरी मैकेनिक्स को यहां पर हम लेते हैं, इसमें एक सब ब्रांचेस हो जाती हैं, एक काइनेमेटिक्स एंड दूसरी यहां पर ही होती है काइनेटिक्स। इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है कि अगर कोई भी बॉडी एक जगह खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। दैट मीन्स अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर देखूंगा तो वो वहीं पर होगी, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर देखूं तब भी वो वहीं होगी, 1 घंटे बाद भी देखूं तो भी वो एक ही जगह होगी। सो जब बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदलती तो उसे हम स्टैटिक बोलते हैं। सो इन द स्टैटिक मैकेनिक्स बॉडी डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे, बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time। Now we are talking about kinematics। So kinematics क्या होता है। काइनेमेटिक्स में ये वो मैकेनिक्स होती है जिसके हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते, इन विच, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इन विच फोर्सेस आर नॉट कंसिडर, इन विच फोर्सेस आर नॉट कंसिडर इन दिस मैकेनिक्स। इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट मोशन, it is only talking about motion। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सन और सन के और पास अर्थ रोटेट करती है, तो ये एग्जांपल होता है काइनेमेटिक्स का। इंजन गाड़ी का होता है, वो भी एग्जाम्पल होता है काइनेमेटिक्स का, क्योंकि जब हम इंजन की बात करते हैं तो गाड़ी हमारी मूव कर रही है ना, इंजन की वजह से। तो हमने इंजन पे लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ फोर्स को देखा। यहाँ पर इंजन पर लगने वाले किसी भी फोर्स को हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया, हमने ओवरऑल इस बॉडी के फोर्सेस को देखा कि मूवमेंट किस साइड हुआ, मोशन को देखा। फोर्सेस को ना देखते हुए हमने मोशन को देखा। यहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है, अर्थ पर हम सिर्फ मोशन पर देखते हैं कि मोशन हो रहा है, लेकिन इसके फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते कि किसकी वजह से हो रहा है। ऐसे इंजन का एग्जांपल दिया मैंने, इंजन पर लगने वाले फोर्सेस हम कंसिडर नहीं करते, इंजन की वजह से होने वाले मोशन को कंसिडर करते हैं। इसका मतलब काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स की बात करें तो इसका अपोजिट होगा, यहां पर हम फोर्सेस को कंसिडर करेंगे। फोर्सेस आर कंसिडर। सो ये कैसे देखें, स्टैटिक का एग्जांपल कैसे देखें। तो स्टैटिक मैकेनिक्स के अंदर जैसे मैं टेम्पल के एग्जांपल आपको बता रहा था, और आपने कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी देखूंगी, इवन पार्लियामेंट के जो स्तंभ होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं। ये एक बीम होती है, इसे बीम बोलते हैं, और इस बीम पर
कुछ पिलर्स टिके हुए होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन पिलर्स को हम कॉलम बोलेंगे। ये कॉलम होते हैं, दिस इज द बीम एंड दिस इज कॉलम। ठीक, ऐसे बहुत सारे आपने टेम्पल्स देखे होंगे जिसमें एक तरीके का डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि किसी भी स्टैचू के अंदर एक बॉल होती है पत्थर की, वो पूरी फ्रीली रोटेट कर रही होती है, प्रॉपर वे में रोटेट कर रही होती है, पत्थरों को इस तरीके से तराशा गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी एशियंट फिलॉसफी के अंदर भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। सो इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारा 5वां पॉइंट है। इससे पहले हम 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, देन बॉडी के बारे में हमने पढ़ा एंड देन इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा। ये 3 पॉइंट पढ़ने के बाद फिर हम सेकंड पोर्शन पर आए थे। बॉडी के टाइप्स हमने देखे। बॉडी के टाइप्स थे रिजिड पार्ट्स, और रिजिड पार्ट्स के बाद हमने वहीं पर डिफॉर्म पार्टिकल्स देखे। डिफॉर्म के अंदर हमने सॉलिड और फ्लूइड्स को देखा। उसके बाद फिर हम कौन से पॉइंट पर आए? फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, फोर्स के एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा, फोर्सेस के इफेक्ट के बारे में पढ़ा, फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद फिर हमने अभी मैकेनिक्स के टाइप देखे हैं। मैकेनिक्स में हमने स्टैटिक मैकेनिक्स देखा है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक के डिफरेंशिएबल पार्ट देखे हैं कि काइनेटिक्स में क्या होता है, फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, काइनेमेटिक्स में फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, ओनली टॉकिंग अबाउट मोशन। और स्टैटिक के अंदर तो बॉडी रेस्ट पर रहती है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए बॉडी एक ही पोजीशन पे रहेगी। अब जो 5वां पॉइंट मैं कराने जा रहा हूं, दैट्स कॉल्ड ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको बोलते हैं, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। So here it is law of transmissibility. It is very very interesting part. Law of transmissibility. ये क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, लेट सपोज, या कोई भी एक ब्लॉक ले लिया मैंने, ठीक है, ये एक सॉलिड ब्लॉक ले लिया और इसकी लाइन ऑफ एक्सिस ये रही, और इस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर देता हूं, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा देता हूं यहां। तो जब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से आगे आ गया, कुछ ये अपनी पोजीशन से आगे आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स लगाया, थोड़ा सा आगे खिसक गया। इसी का सेकंड पार्ट में बनाता हूं कि अगर मेरे पास यही ब्लॉक दोबारा है, और ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन, अभी मैंने इस फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, मतलब यहां पर मैंने इसे एक तरीके से पुश किया, इसको मैंने यहां पर पुश किया, तो पुश करने पर ये ब्लॉक आगे की साइड आ गया, लाइन ऑफ एक्शन आगे आ गया। अब यहां पर इसी पार्ट को मैं पुल करता हूं इधर से, ये फोर्स, तो जब मैं पुल करूंगा तो अगेन ये ब्लॉक आगे आ जाएगा। ये लाइन ऑफ एक्शन, ब्लॉक आगे खिसक गया। मतलब चाहे मैं पुश करूं और चाहे मैं पुल करूं, एक्शन सेम हुआ। यहां पर मैंने पुश किया तो भी ये इसी लाइन पर ब्लॉक आगे खिसका, और अगर मैं इसको पुल करता हूं, खींचता हूं, तो भी ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पर आता है। दैट मीन्स अगर मैं पुश करता हूं या पुल करता हूं, फोर्स इसी लाइन ऑफ एक्शन पर लगेगा। पहला केस और दूसरा केस, इसका मतलब पुश और पुल सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फोर्स के लिए। तो लिख सकते हैं हम, push and pull create same effect of force, same effect of external force, point to be noted, external force, external क्यों लिखा भी बताते हैं।
एक्सटर्नल पॉइंट क्यों लिखा देखते हैं। अच्छा इतना हो गया। So pushing and pulling create same effect on force. That means अगर मैं कोई भी एक बॉडी ले लेता हूं, लेट सपोज यहां पर मैंने ये बॉडी का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, और इस बॉडी के पार्ट पर मैं एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं और सेम मैग्नीट्यूड का एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं। तो जब मैं दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूं तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तनाव पैदा कर दिया हमने, दोनों साइड खींच दिया इसको, तो टेंशन प्रोड्यूस हो गई। और जब मैं इसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन। तो इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन। दैट मीन्स टेंशन और ये कंप्रेशन। अब मैं आपको दिखाना क्या चाहता था कि एक्सटर्नल फोर्स मैंने क्यों लिखा। अगर इस बॉडी को मैं इधर खींचता हूं उतने ही अमाउंट से मैं इधर खींचता हूं, लेट सपोज 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया और 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, तो क्या बॉडी हिलेगी? तो हम बोलेंगे नो, ये रेस्ट पर रहेगी। तो बॉडी मेरी रेस्ट पर हुई, दैट मीन्स एक्सटर्नल इफेक्ट मैंने यहां पर क्या देखा, इस बॉडी पर जीरो। एक्सटर्नल इफेक्ट सेम रहेगा, जैसे ये पहले थी वैसे ही अब है। दैट मीन्स एक्सटर्नल इफेक्ट सेम, जैसा पहले था वैसा ही अब। तो एक्सटर्नल इफेक्ट यहां पर सेम हुआ। दूसरा, अगर मैं यहां पर कंप्रेशन में देखूं तो 50 न्यूटन मैंने यहां पर अप्लाई किया, 50 न्यूटन मैंने यहां से अप्लाई किया, बॉडी पे दोनों तरफ से 50 न्यूटन लगा। अगेन यहां पर कुछ मोशन होगा, हम बोलेंगे नो। तो अगेन हम यहां पर बोलते हैं ये भी पोर्शन हमारा रेस्ट पे रहा। दैट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर यहां पर भी सेम रहेगा। इसलिए हम एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्योंकि यहां पर हम फोर्सेस की कंसिडरेशन लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करूं, जो कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं, इंटरनल इफेक्ट, तो वो सेम नहीं होगा, वो चेंज होगा। देखो कैसे इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो खींचेंगे, इंटरनली चेंज आएगा कुछ ना कुछ। यहां पर मैं कंप्रेशन लूंगा तो यहां के मॉलिक्यूल पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, चेंज आएगा। तो इंटरनल इफेक्ट सेम नहीं रहता, इसलिए हमने डेफिनेशन में इंटरनल इफेक्ट नहीं लिखा, सिर्फ एक्सटर्नल इफेक्ट लिखा है। सो इंटरनल इफेक्ट चेंज और एक्सटर्नल इफेक्ट सेम रहेगा। सो दैट मीन्स एक्सटर्नल इफेक्ट को ही हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ब्रांचेस देखी थी। डिफॉर्म वाले पार्ट में हमने क्या लिखा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। दैट मीन्स हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो ये वाले पार्ट या मशीन डिजाइन में ये वाले पार्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देन हम यहाँ पर एक्सटर्नल इफेक्ट को ही डेफिनेशन में कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये रिजिड पार्ट से डील करती है। सो रिजिड पार्ट के लिए मुझे यहाँ पर कोई चेंज नहीं चाहिए, दैट मीन्स इसको मैं नेग्लेक्ट करता हूँ। सो ये पार्ट रहता है मेरा फोर्स का, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस का। तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज अ स्लाइडिंग वेक्टर, कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर ये इधर उधर स्लाइड हो सकता है। तो फोर्स इज अ स्लाइडिंग वेक्टर। फोर्स इज अ स्लाइडिंग वेक्टर। वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि डायरेक्शन होती है, ठीक है। फोर्स इज अ स्लाइडिंग वेक्टर। सो यहां तक ये पार्ट ट्रांसमिसिबिलिटी का फिनिश हो जाता है। आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लौटेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आज तो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पर आज 5 पॉइंट किए हैं। पहला पॉइंट हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन में हमने मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखी थी,
उसके बाद मैकेनिक्स से बॉडी की डेफिनेशन देखी, बॉडी से फिर इनर्शिया की डेफिनेशन देखी। इनर्शिया के बाद फिर हम कहाँ पर बढ़े, बॉडी के टाइप्स देखे हमने। बॉडी के टाइप्स देखने के बाद हमने फोर्सेस का एक पार्ट किया जिसमें हमने ऐसा यूनिट को निकाला। अपार्ट फ्रॉम दिस वन उसके अलावा फिर हमने आगे मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा। स्टैटिक मैकेनिक्स होती है, डायनेमिक मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक मैकेनिक्स होती है। एंड देन लास्ट पॉइंट हमने ट्रांसमिसिबिलिटी का फिनिश किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक्स टू जॉइनिंग अस।